हाँ जी, कोई बताएगा हमने सबसे पहले कौन से रेशियो स्टार्ट किए थे? मतलब पहला हेड वाज द लिक्विडिटी रेशियोज में पहला रेशियो इज द करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलिए। करंट एसेट्स अपॉन द करंट लायबिलिटीज, आइडल रेशियो वाज 2:1। करंट रेशियो को एक नाम और लिखवाया था मैंने, हाँ जी, करंट रेशियो का दूसरा नाम लिखा था या मिस कर दिया था? चलिए, अगर नहीं लिखा था तो लिख लीजिए। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, अगर बाई चांस स्किप हो गया था पहले तो एक बार लिख लीजिए। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म 2-3 क्वेश्चन में यूज की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज द करंट रेशियो। चलिए, सेकंड रेशियो अंडर द लिक्विडिटी रेशियोज कौन सी थी? क्विक रेशियो, फॉर्मूला वाज current assets minus stock minus prepaid expenses which are treated as liquid or the current assets divided by the current liabilities। ठीक है, वो चीज हमने डिनोट की थी आज की लिक्विड रेशियो। आइडल रेशियो वाज 1:1। थर्ड वाज द एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, फॉर्मूला वाज, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस कैश बैलेंस प्लस बैंक बैलेंस डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दीज आर ट्रीटेड एज द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। आइडल रेशियो वाज 0.5:1। ठीक है, या 1:2 आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 3 रेशियोज थी जो हमने अंडर दी हेड लिक्विडिटी रेशियोज कवर की थी। सेकंड जो हेड हमने स्टार्ट किया था दैट वाज दी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एक बार बताएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज आते हैं? ग्रॉस, एक एक करके करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला बताइए पहले। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा। नेट सेल्स कैसे निकलती हैं? टोटल सेल्स माइनस दी सेल्स रिटर्न, वो आपकी नेट नेट सेल्स की वैल्यू हो जाती है। और जीपी कैसे निकालते हैं? यूजीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस दी क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल ठीक आपने बोला है। इसके लिए आइडल रेशियो, हायर द रेशियो बिकम्स द बेटर रेशियो। ठीक है, सेकंड वाज द नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला वाज नेट प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, वो हमारा इसका फॉर्मूला था। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम्स को हम ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो रिजल्टिंग फिगर विल बी दी नेट प्रॉफिट। ठीक है, थर्ड वाज दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला operating profit upon net sales into 100, and operating profit is calculated as, what are the operating expenses? Operating expenses are office and administration expenses and the selling and distribution expenses। तो जीपी में से अगर ये दो कैटेगरीज को माइनस कर दें तो रिजल्टिंग मेरा प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाता है। नेक्स्ट वाज दी ऑपरेटिंग रेशियो, क्या फॉर्मूला था? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला ऑफ दी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट वाज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो अभी हमने डिस्कस किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। लास्ट वाज द एक्सपेंस रेशियो, जो भी एक्सपेंस का रेशियो होगा दैट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हमने अभी तक डिस्कस की हैं ऑफ द रेशियो। तो आज हम थर्ड वाली कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज द एक्टिविटी रेशियो या ऑल्सो नोन एज द टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, एक्टिविटी रेशियो या ऑल्सो नोन एज द टर्नओवर रेशियो। तो थर्ड कैटेगरी हमारी ये आती है। इसमें जो फर्स्ट रेशियो हमने कवर करना है दैट इज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। किसी को याद हो स्टॉक टर्नओवर रेशियो? हाँ जी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर किसी को याद हो फॉर्मूला या कोई गेस करना चाहता है, बोलिए जी। कोई आइडिया नहीं किसी को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक, और इसका आंसर टाइम्स में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इस टू फॉर्म मैंने निकाला। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख अपॉन 50,000 4 आता है, तो इसका आंसर 4 टाइम्स लिखा जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज हमने प्रोपोर्शन फॉर्म में या एस टू फॉर्म में लिखा था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने परसेंटेज फॉर्म में आंसर लिखा था। ठीक है, जितने भी एक्टिविटी रेशियोज है इसका आंसर हम टाइम्स के फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा दैट दैट मैनी टाइम्स। ठीक है, तो उस तरह से इसको आपने डिनोट करना है। चले, तो पहली चीज डिस्कस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है, एक बार दोबारा से बोलिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड एज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस दी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी और फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। नेट सेल्स माइनस दी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आइदर ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, सीओजीएस के लिए ओपनिंग क्लोजिंग और परचेजेस वगैरह गिवन है, तो आप उस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट कर देंगे। अगर सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो सेल्स माइनस जीपी करके भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बारी आती है फॉर्मूला में एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हम किसको बोलेंगे? हाँ जी, एवरेज स्टॉक है, बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी एवरेज स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में कोई डाउट तो नहीं किसी को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आइदर ऑफ द फॉर्मूला जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो आप कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवा रहा हूँ। इफ ओनली closing stock is given, then this will be included in the formula as average stock. ठीक है, तो लीजिए, तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। वो कहता है इफ ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपने क्या करना है, इसी को एवरेज स्टॉक मान के चलना है। इसका क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपने ये नहीं करना कि 0 प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है उसी को हम एवरेज मान के डायरेक्टली फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इसको जीरो ट्रीट करके आपको एवरेज नहीं निकालना है। तो उस केस में आपने क्या करना है, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक मानना है और फॉर्मूला में डायरेक्टली अप्लाई कर देना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्लोजिंग है तो ओपनिंग
बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, क्लोजिंग को ही एवरेज मान के फॉर्मूला में डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे। देखिए जी, ये चीज सबको समझ आती है? बताइए जी, ये चीज सबको समझ आती है? ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के साथ एक इसका फॉर्मूला और होता है, दैट इज दी स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के साथ ही सेकंड एक फॉर्मूला है, दैट इज द स्टॉक होल्डिंग पीरियड। इसका मतलब है आप कितने पीरियड के लिए स्टॉक होल्ड करके रखते हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कितने पीरियड के लिए आपका स्टॉक अनसोल्ड रहता है। ठीक है जी, तो दैट इज द स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ये आप डेज में निकाल सकते हैं, या वीक्स में निकाल सकते हैं, या आप मंथ में निकाल सकते हैं, जैसे भी आपसे पूछा गया है या जैसी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई। तो अगर आप डेज में निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाय दी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर आप वीक्स में निकाल रहे हैं तो 52 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाय द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, जैसे भी इंफॉर्मेशन गिवन है, साइलेंट है तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कैलकुलेट कर देंगे। नहीं तो अगर डेज में निकालना है तो 365 बाय स्टॉक टर्नओवर, वीक्स में है तो 52 बाय स्टॉक टर्नओवर, मंथ्स में है तो 12 डिवाइडेड बाय द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका आंसर टाइम्स में नहीं निकलेगा। अगर आप डेज में निकाल रहे हैं तो आंसर डेज होगा, वीक्स में निकाला है तो आंसर वीक्स होगा, मंथ्स में निकाला है तो आपका आंसर मंथ्स में होगा। ठीक है, टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकलेंगे, उनकी जितने भी पीरियड है वो या तो डेज या वीक या मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होते जाए। ठीक है, तो ये टर्नओवर रेशियो का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए, जिसमें किसी को डाउट है किसी भी टर्म में, बोले प्लीज, किसी को डाउट है यहाँ पर? बाकी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सेकंड जो हमारा रेशियो आता है अंडर दी कैटेगरी ऑफ टर्नओवर रेशियो, दैट इज दी डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आकांक्षा को बताएंगे डेटर्स कौन से होते हैं, या किनको हम डेटर्स बोलते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। पैसे किस लिए लेने होंगे? सामान बेचा होगा या खरीदा होगा? बेचा होगा। ठीक है, तो डेटर्स आर दी ऐसी पार्टी जिनको हमने क्रेडिट पर सामान बेचा है। तो डेटर्स का टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब है डेटर्स कितनी जल्दी हम कन्वर्ट करते हैं टू सेल। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ऑफ डेटर्स एंड बियर। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज ऑफ डेटर्स एंड बियर। ठीक, आंसर दोबारा से टाइम्स में कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका, डेटर्स क्रेडिट सेल्स से बनते हैं, तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स निकालना है तो एवरेज ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। चलिए, पहली चीज नेट क्रेडिट सेल्स क्या होती है? हाँ जी, तो बता सकते हैं नेट क्रेडिट सेल्स क्या होती है, या किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? क्रेडिट सेल्स माइनस दी सेल्स रिटर्न, बिल्कुल ठीक आपने बोला, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, अगर आपको टोटल सेल्स और कैश सेल्स गिवन है तो क्रेडिट सेल्स आप कैसे निकाल सकते हैं? हाँ जी, एक बार बोलेंगे कैसे निकाल सकते हैं? एक, एक मिनट जी, एक बार जतिक को दोबारा से बोलना क्लास को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, आ गया ट्रेन। हाँ जी, मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको टोटल सेल्स गिवन है और कैश सेल्स गिवन है तो उस केस में आप कैसे क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं? आपको कह रहे हैं अगर आपको टोटल सेल्स गिवन है
टोटल सेल्स माइनस दी कैश सेल्स। तो अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आप इस तरह से नेट क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस दी सेल्स रिटर्न। तो ये नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज आती है एवरेज ऑफ डेटर्स एंड बियर। ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी, ये चीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज नहीं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग डेटर्स प्लस बियर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बियर, दोनों का एवरेज कर रहे हैं हम। आपने सिर्फ डेटर्स और बीआर का एवरेज कर दिया है। ठीक है, तो बीआर और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दोनों को उठाना है, वो ओपनिंग डेटर्स बीआर हो जाएंगे। सेम ऐसे क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बीआर का बैलेंस उठाना है, वो क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये जनरली जो टर्म हमने लिखी है डेटर्स एंड बीआर, इसको हम रिसीवेबल्स बोल देते हैं। तो फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स इंक्लूड्स डेटर्स एंड बीआर। ठीक है, तो टोटल रिसीवेबल्स का आपने एवरेज करना है, तो ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है जी ये चीज? बताइए जी, ये चीज सबको समझ आती है? फॉर्मूला की टर्म्स नेट क्रेडिट सेल्स एंड द एवरेज ऑफ रिसीवेबल्स। चलिए इसके साथ भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम है, इफ ओनली क्लोजिंग डेटर्स या क्लोजिंग रिसीवेबल्स बोल देता हूं मैं, इफ ओनली क्लोजिंग रिसीवेबल्स आर गिवन, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने स्टॉक के साथ लिखा था, देन these will be taken as average receivables। ठीक है, जैसे स्टॉक में हमने लिखा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के गिवन है, फॉर्मूला में उसी क्लोजिंग स्टॉक को अप्लाई कर देंगे, ओपनिंग को जीरो मान के एवरेज नहीं निकालना है। सेम यहाँ पर है, अगर आपको ये ओपनिंग डेटर्स नहीं गिवन है तो आपने क्या करने हैं, इनको जीरो नहीं मानना, सिर्फ क्लोजिंग रिसीवेबल्स को उठा के फॉर्मूला में अप्लाई कर देना। ठीक है जी, ये चीज। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, डेटर्स आर टू बी टेकन एज ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, जो डेटर्स हमने यहाँ पर यूज करने हैं फॉर्मूला में, वो हमने ग्रॉस वैल्यूज पे इंक्लूड करने हैं। कहीं और हमने ऐसा कोई पॉइंट लिखा था, ग्रॉस वैल्यूज नेट वैल्यूज? हाँ जी, ऐसा पॉइंट कहीं और हमने पहले लिखा था, कहीं डिस्कस किया था। करंट रेशियो में, करंट एसेट्स में डेटर्स हमने ग्रॉस वैल्यूज पे लिए थे या नेट वैल्यूज पे लिए थे? नेट वैल्यूज पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपने डेटर्स को इंक्लूड करना है फॉर्मूला में, वो ग्रॉस वैल्यूज पे करना है। कोई मुझे बताएगा ग्रॉस एंड नेट वैल्यूज क्या होती है? ठीक है, बैलेंस शीट में हम कैसे? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ठीक है, हम जनरली बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं डेटर्स? डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये वैल्यू फाइनली हम अपर कॉलम में लिख देते हैं। तो दिस इज द ग्रॉस वैल्यू एंड दिस इज द नेट वैल्यू। तो अगर आप एसेट्स में डाल रहे हैं करंट रेशियो के लिए, तो उस केस में हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं। अगर हम डेटर टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमने ये वाली वैल्यू ऑफ डेटर को इंक्लूड करके दिखाना। लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, मुझे रब करना है, एक नोट डाउन कर लीजिए सर। नोट कर लेंगे तो बताइएगा प्लीज, तो मैं आगे शुरू करता हूँ। चाहे मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, बाकी जो कर रहे हैं प्लीज कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो जैसे हमने स्टॉक के साथ किया था टर्नओवर रेशियो का स्टॉक होल्डिंग पीरियड, ऐसे ही डेटर्स टर्नओवर रेशियो के साथ एक अगला फॉर्मूला होता है, दैट इज द डेटर्स कन्वर्जन पीरियड, also known as the average collection period। ठीक है, किसी भी नाम से आपको गिवन हो सकता है, डेटर्स कन्वर्जन पीरियड के नाम से गिवन हो सकता है, या एवरेज कलेक्शन पीरियड के नाम से आपसे
पूछा जा सकता है। कोई बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ठीक है, डेज वीक्स या मंथ जैसे भी आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, डेज वीक्स या मंथ जैसे भी आपने कैलकुलेट करना है, डिवाइड कर देना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो अगर जैसे भी डेज में निकालना है तो 365 बाय डेटर्स टर्नओवर, अगर आप वीक्स में निकाल रहे हैं तो 52 बाय डेटर्स टर्नओवर, अगर आप मंथ में निकाल रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाय द डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और इसका आंसर एज पर दी डेज वीक्स और मंथ वो निकलेगा, टाइम्स में नहीं लिखना। ठीक है, तो डेटर्स के साथ एक फॉर्मूला है हमारा, दैट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। थर्ड फॉर्मूला जो हमारा आता है अंडर द टर्नओवर रेशियो, दैट इज द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो इसका क्रेडिटर्स क्या होता है? ठीक है, जिनसे हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा है और जिनको हमने पेमेंट करनी है, तो इसी से रिलेट करके बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए है। बिल्कुल ठीक है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। तो एवरेज पेबल्स को मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, तो इस चीज को हम पेबल्स बोल देते हैं। आप एवरेज पेबल्स भी बोल सकते हैं, या इजी रखने के लिए आप एवरेज ऑफ क्रेडिटर्स प्लस बीपीबी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम जैसे डेटर्स क्रेडिट सेल से कैलकुलेट होते हैं, वैसे ही जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो क्रेडिट परचेजेस से कैलकुलेट कर दिए जाएंगे। तो नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय द एवरेज ऑफ पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेजेस हम कैसे निकाल सकते हैं? हाँ जी, नेट, या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस। तो ये मेरी क्रेडिट परचेजेस हो जाएंगी, माइनस दी परचेज रिटर्न। ठीक है, तो क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, तो मेरी नेट क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एवरेज पेबल्स कैसे निकाल लेंगे? एवरेज पेबल्स opening payables, that is opening of creditors and bills payable, plus closing payables, that is closing of creditors and bills payable, divided by 2। ठीक है, ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, वो हमारे एवरेज पेबल्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसके साथ भी ये दो सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ओनली क्लोजिंग पेबल्स आर गिवन, उसी को आपने एवरेज पेबल्स मान के फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है, और क्रेडिटर्स आर टू बी टेकन एट ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, जो डेटर्स के साथ आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे उसे ही इसके साथ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अगर एक क्लोजिंग टेबल गिवन है तो उसी को एवरेज मान लेना है, अगर आपको, और जो क्रेडिटर्स हैं उसको हमने ग्रॉस वैल्यूज पे इंक्लूड करना है। केवल क्रेडिटर्स के साथ भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता है, तो उसको माइनस करने से पहले वाली जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स है वो हमने अपने फॉर्मूला या कैलकुलेशंस में इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो सेम ये दोनों पॉइंट, if only closing tables given, those are treated as the average tables, and the creditors are to be taken at the gross value। कोई डाउट यहाँ तक किसी पॉइंट में या कोई टर्म में? ठीक है, ऐसे क्रेडिटर्स का भी एक पेमेंट पीरियड होता है। ठीक है, एवरेज पेमेंट पीरियड, जो क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करनी होती है तो उसके लिए हम पेमेंट पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होना चाहिए है? डेज वीक्स या मंथ डिवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, जैसे भी आपसे पूछा गया है या जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, डेज वीक्स या मंथ डिवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वो आपका पेमेंट पीरियड
कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है जी ये फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका जो टर्नओवर रेशियो आता है दैट इज द करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय द करंट एसेट्स। ठीक है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय द करंट एसेट्स। अगर क्वेश्चन में सेल्स की इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं गिवन है और कहीं से सेल्स कैलकुलेट भी नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं सीओजीएस अपॉन करंट एसेट्स। ठीक है, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, पहली प्रेफरेंस इसकी है कि अगर क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन है तो आपने सीओजीएस अपॉन करंट एसेट से ही इसको कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में सीओजीएस नहीं गिवन है और कहीं से कैलकुलेट भी नहीं हो सकता है, तो उस केस में आपने क्या करना है, नेट सेल्स अपॉन करंट एसेट के फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस सीओजीएस की आपने लेके करनी है। अगर है या कैलकुलेट हो सकता है तो आपने इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, नहीं है तो आप सेल्स अपॉन करंट एसेट के फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई पीरियड नहीं है, यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज द फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला दोबारा से, अगर सीओजीएस है तो सीओजीएस अपॉन फिक्स्ड एसेट। अगर सीओजीएस नहीं है और कहीं से कैलकुलेट भी नहीं हो सकता तो नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट ध्यान रखना है आपने, नेट वैल्यू लेनी है दैट इज आफ्टर द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट पे जो आप नेट वैल्यू दिखाते हैं दैट इज आफ्टर चार्जिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, वो आपने वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड करके दिखानी। कोई मुझे एग्जांपल देंगे फिक्स्ड एसेट का? एनी एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट? हाँ जी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट हैं। तो सारे फिक्स्ड एसेट आफ्टर चार्जिंग द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन वो आपने इंक्लूड करके यहाँ पर इस फॉर्मूला में डाल देना है। ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें फॉर्मूला आता है दैट इज द टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए है, इसी के साथ रिलेट करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सीओजीएस अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, अगर सीओजीएस गिवन नहीं है और कहीं से कैलकुलेट भी नहीं हो सकता तो सेम नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। और टोटल एसेट हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एसेट करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट नेट वैल्यूज पे डेप्रिसिएशन के बाद। और ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, पर यहाँ पर जो टोटल एसेट हमने लिए हैं उसमें हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। हमने सिर्फ करंट एसेट उठाने हैं और फिक्स्ड एसेट एट नेट वैल्यूज अपने यहाँ पर इंक्लूड करनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे टोटल एसेट इस केस में आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, समझ आती है कि लास्ट इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला बन जाना चाहिए है इसका? सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल। दोबारा से सीओजीएस नहीं है तो उस केस में नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। विष्णु भैया आप नहीं बोलेंगे,
कोई और चीज मुझे बताएं, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं जी वर्किंग कैपिटल? कैपिटल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल की बात हम कर रहे हैं। करंट एसेट माइनस दी करंट लायबिलिटीज, अभी हमने पहले भी किया था जब लिक्विडिटी रेशियोज कर रहे थे, वहां पर भी वर्किंग कैपिटल एक टर्म हमने यूज की थी। तो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस दी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट आती होती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म एसेट रिड्यूस बाय दी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो जाएंगे। देख लीजिए, कोई डाउट? ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कैलकुलेट दी वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो कौन सी रेशियो बता रहे हैं? हाँ जी, ये तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोला है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कैलकुलेट दी वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो कौन सी रेशियो कैलकुलेट करनी है? करंट रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखनी है, स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। देखिए जी, एक बार फटाफट से गो थ्रू करिए, कोई रेशियो आपको लगता है नहीं समझ आया या कोई टर्म नहीं समझ आई तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ।